नमस्कार। आज हम फार्मेसी के एक बहुत ही ज़रूरी और बुनियादी सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के पहले चैप्टर को समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस सफ़र में हम मिलकर समझते हैं कि फार्माकोग्नोसी आखिर है क्या, इसका इतिहास कितना पुराना और दिलचस्प रहा है और आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है और इसका स्कोप क्या-क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फार्माकोग्नोसी की परिभाषा क्या है। Pharmacognosy is defined as the scientific and systematic study of structural, physical, chemical and biological characters of crude drugs. इसका मतलब ये है कि फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग्स यानी कच्ची दवाओं की एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है। आसान शब्दों में इसमें हम किसी भी कच्ची दवा की बनावट, उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल गुणों को बहुत ही गहराई से पढ़ते और समझते हैं, along with their history, method of cultivation, collection and preparation for the market. और हाँ, ये पढ़ाई सिर्फ दवा के गुणों तक ही खत्म नहीं हो जाती। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि उस दवा का इतिहास क्या रहा है, उसकी खेती कैसे की जाती है, उसे प्रकृति से इकट्ठा कैसे किया जाता है और फिर उसे बाजार में बेचने के लिए तैयार कैसे किया जाता है। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स विज फार्माकॉन अ ड्रग, जिग्नोस्को टू एक्वायर द नॉलेज। ये जो शब्द है ना फार्माकोग्नोसी, ये खुद ही अपना मतलब बताता है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है एक दवा, और दूसरा है जिग्नोस्को, जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो फार्माकोग्नोसी का सीधा सा मतलब हुआ दवाओं का ज्ञान हासिल करना। द फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स ऑरिजिन्स। तो कुल मिलाकर फार्माकोग्नोसी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम पौधों, जानवरों और खनिजों से मिलने वाली कच्ची दवाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की, ये कच्ची दवाएं हमें अलग अलग प्राकृतिक स्रोतों से मिलती हैं। तो चलिए अब इनके मुख्य स्रोतों को एक एक करके देखते हैं। पहला है प्लांट सोर्स, नीम, बाबुल, तुलसी, सैफरन, क्लोव। इसका मतलब है पौधों से मिलने वाले स्रोत। ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सोर्स है। जैसे कि नीम, बबूल, तुलसी, केसर और लौंग, इन सब के औषधीय गुणों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। दूसरा है एनिमल सोर्स, हनी बी वैक्स, सिल्क, इंसुलिन, शार्क लिवर ऑयल, थायराइड, यानी जानवरों से मिलने वाले स्रोत। जानवरों से भी हमें कई ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि शहद, मोम, सिल्क, इंसुलिन और शार्क लिवर ऑयल। तीसरा है मिनरल सोर्स, चॉक, बेंटोनाइट, एस्बेस्टस, टैल्क, काउलिन, फुलर्स अर्थ। ये है खनिजों से मिलने वाले स्रोत। जमीन से निकलने वाले खनिज जैसे कि चॉक, बेंटोनाइट, टैल्क और मुल्तानी मिट्टी भी दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। चौथा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स यानी सूक्ष्म जीव। जी हाँ, वो जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। उनसे हमें एंटीबायोटिक्स जैसी जीवन बचाने वाली दवाएं मिलती हैं। और पांचवा है मरीन, सॉल्ट, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। इसका मतलब है समुद्री स्रोत। समुद्र भी अपने आप में दवाओं का एक बहुत बड़ा खजाना है। अब इन पांचों स्रोतों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका भी है। रिमेंबर, थिंक PAMMM। आप बस ये PAMMM याद रखिए। इसमें P का मतलब है प्लांट्स, A का मतलब है एनिमल्स, पहले M का मिनरल्स, दूसरे M का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और तीसरे M का मरीन। है ना, बिल्कुल सिंपल। दवाओं और पौधों का ये ज्ञान कोई आज की बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। चलिए इसके इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। Egyptians were aware of medicinal uses of several plants and animals and also about human anatomy. इसकी कहानी शुरू होती है प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट से। वहाँ के लोग कई पौधों और जानवरों के औषधीय उपयोग के बारे में जानते थे और उन्हें इंसानी शरीर की बनावट यानी एनाटॉमी की भी अच्छी खासी जानकारी थी। The Greek physician Hippocrates 460 to 360 BC, known as father of medicine. फिर बात आती है ग्रीस की, जहाँ के एक डॉक्टर थे हिपोक्रेट्स। उन्होंने इस सारे ज्ञान को एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया। उनके इसी महान काम की वजह से उन्हें आज भी फादर ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सा का जनक कहा जाता है। Aristotle, the renowned philosopher 384 to 322 BC, is well known for his studies on the animal kingdom. उनके बाद आए महान दार्शनिक अरस्तु यानी एरिस्टोटल, जो एनिमल किंगडम यानी जीव जंतुओं पर अपनी गहरी स्टडी के लिए जाने जाते हैं। थियोफ्रास्टस 370 to 287 BC फॉर द प्लांट किंगडम, और अरस्तु के ही एक शिष्य थे थियोफ्रास्टस, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्लांट किंगडम यानी पेड़ पौधों की दुनिया को समझने और उस पर लिखने में लगा दिया। चलिए इतिहास के सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेडानियस डियोस्कोरिडेस 40 to 80 AD, अ ग्रीक फिजिशियन।
In 78 AD, described several plants of medicinal importance in his work De Materia Medica. पहली सदी में एक और ग्रीक डॉक्टर हुए जिनका नाम था पेडानियस डायोस्कोरिडाइड्स। उन्होंने 78 एडी में डी मटेरिया मेडिका नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसमें उन्होंने औषधीय गुणों वाले कई पौधों के बारे में बताया। ये किताब आने वाली कई सदियों तक एक स्टैंडर्ड गाइडबुक की तरह इस्तेमाल होती रही। प्लिनी द एल्डर 23 to 70 AD, who compiled 37 volumes of natural history. उसी दौर में प्लिनी द एल्डर नाम के एक और विद्वान हुए जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री यानी प्राकृतिक इतिहास पर 37 किताबें लिखी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा काम था। ग्रीक फार्मासिस्ट गेलिन 131 to 200 AD described various methods of preparation containing active constituents of crude drugs. लेकिन एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब ग्रीक फार्मासिस्ट गेलिन आए। उन्होंने कच्ची दवाओं में से असरदार तत्व यानी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकालने और उनसे दवा तैयार करने के अलग अलग तरीके बताए। द ब्रांच ऑफ डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स इज नोन एज गेलेनिकल फार्मेसी। उनका काम इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि आज भी पौधों और जानवरों से दवा निकालने और तैयार करने की इस ब्रांच को उन्हीं के सम्मान में गेलेनिकल फार्मेसी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे अपने देश भारत की, जहां औषधियों का ज्ञान हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। Indian history of medicinal plants is dated back to 3500 BC. भारत में औषधीय पौधों का इतिहास लगभग 3500 ईसा पूर्व यानी आज से 5500 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। The curative properties of plants have been mentioned in the Suktas of Rigveda and Atharva Veda. इसका सबूत हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद के सूक्तों में भी पौधों के बीमारियों को ठीक करने वाले गुणों का जिक्र किया गया है। आयुर्वेदा हैज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अ गुड नंबर ऑफ प्लांट्स विद देयर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज। और इसी गहरे ज्ञान पर हमारी आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा पद्धति की नींव रखी गई है, जिसमें अनगिनत पौधों और उनके चिकित्सीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। द एंशिएंट वेल नोन ट्रीटीज इन आयुर्वेदा, चरक संहिता रिटन बाय चरका, सुश्रुत संहिता रिटन बाय सुश्रुता। आयुर्वेद के दो सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ हैं चरक संहिता, जिसे महर्षि चरक ने लिखा था, और सुश्रुत संहिता, जिसे महर्षि सुश्रुत ने लिखा था। ये सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि ज्ञान के वो खजाने हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसका शानदार इतिहास तो हमने देख लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में यानी प्रेजेंट डे में फार्माकोग्नोसी का इस्तेमाल कहाँ होता है। दूसरे शब्दों में इसका स्कोप क्या है। Pharmacognosy has a wide and broad scope in the field of pharmacy. देखिए, फार्मेसी के क्षेत्र में इसका दायरा बहुत ही बड़ा और फैला हुआ है। Some of its branches are given following. इसकी कुछ मुख्य शाखाएं या एरियाज इस तरह हैं: Cultivation and domestication of the medicinal plants, analysis and phytochemicals, preparation of general tonic and stimulation, the steroid industry, herbal preparation and herbal medicine, flavoring agent and perfumes, tissue culture, phytomedicine और natural products. तो आप देख सकते हैं कि इसका स्कोप कितना बड़ा है। तो चलिए इनमें से कुछ खास एरियाज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसका पहला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल्स। Many bioactive biomolecules are extracted and isolated from the crude drugs. इसका मतलब समझिए, किसी भी पौधे में हजारों तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही खास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो असल में बीमारी पर असर करते हैं। इन्हीं असरदार मॉलिक्यूल्स को बायोएक्टिव बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। फार्माकोग्नोसी का एक बड़ा काम है इन्हें पहचानना, पौधे से बाहर निकालना यानी एक्सट्रैक्ट करना, और फिर उन्हें शुद्ध करना यानी आइसोलेट करना। They are analyzed by modern techniques such as thin layer chromatography (TLC), high performance liquid chromatography (HPLC), gas chromatography। और इन खास मॉलिक्यूल्स को पहचानने और उनका विश्लेषण करने के लिए आज हमारे पास TLC, HPLC और गैस क्रोमैटोग्राफी जैसी बहुत ही एडवांस्ड और मॉडर्न तकनीकें मौजूद हैं। ये तकनीकें किसी भी मिश्रण में से हर केमिकल को अलग अलग करके उसकी पहचान कर सकती हैं। इससे पता चलता है कि फार्माकोग्नोसी कितनी मॉडर्न और एडवांस्ड हो चुकी है। अब आते हैं दूसरे स्कोप पर, जो शायद हम सबके लिए सबसे जाना पहचाना है: हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन। Herbal medicines have become more popular in recent years. ये तो हम सबने महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों में हर्बल दवाएं और उनसे बने प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। Why? लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजह है? It is believed that these do not have any toxins or side effects as compared to the modern medicine. इसके पीछे एक बड़ी वजह ये विश्वास है कि ये दवाएं क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों से बनती हैं, इसलिए इनमें मॉडर्न सिंथेटिक दवाइयों की तरह हानिकारक टॉक्सिन्स या साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होता है या नहीं होता। और इसी भरोसे की वजह से आज पूरी दुनिया में लोग हर्बल इलाज की तरफ वापस लौट रहे हैं।
चलिए अब एक ऐसे एरिया को देखते हैं जो शायद हमें सीधे सीधे दवा जैसा ना लगे। फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड परफ्यूम्स। A large number of aromatic plants are extensively used as flavoring agents, perfumes, spices, medicine। बहुत सारे सुगंधित पौधे यानी एरोमेटिक प्लांट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने वाले फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर, इत्र यानी परफ्यूम बनाने में, मसालों के तौर पर, और हाँ, दवा के रूप में तो होता ही है। एग्जाम्पल्स अजवान, लेमन ग्रास एक्सेट्रा। इसके कुछ आम उदाहरण हैं अजवाइन और लेमन ग्रास। तो अगली बार जब आप कुछ स्वादिष्ट खाएं या कोई अच्छी खुशबू महसूस करें तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं फार्माकोग्नोसी का ही विज्ञान काम कर रहा है। फार्माकोग्नोसी का ये एरिया तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। टिश्यू कल्चर। Plant tissue culture broadly refers to the in vitro cultivation of plant seeds and various parts of the plant, organ, embryo, tissue, single cell, protoplast। प्लांट टिश्यू कल्चर का सीधा सा मतलब है इन विट्रो यानी लैब के अंदर नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे के किसी भी हिस्से को उगाना। यह हिस्सा पौधे का बीज भी हो सकता है या फिर उसका कोई अंग, टिश्यू, यहाँ तक कि एक अकेली कोशिका भी हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह से पौधे की जेनेटिक फोटोकॉपी करने जैसा है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो औषधीय पौधे जंगलों में बहुत कम मिलते हैं या खत्म होने की कगार पर हैं, हम उन्हें लैब में सुरक्षित तरीके से उगा सकते हैं और उनसे दवाएं बना सकते हैं। ये सचमुच भविष्य की फार्मेसी है। और अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी स्कोप की, जिसका नाम है फाइटोमेडिसिन। Herbal-based traditional medicine practice that uses various plant material in modalities considered both prevention and therapeutics। फाइटोमेडिसिन जड़ी बूटियों पर आधारित एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें पौधों के अलग-अलग हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका जोर सिर्फ बीमारी का इलाज करने यानी थेरेप्यूटिक्स पर ही नहीं होता, बल्कि बीमारी को होने से रोकने यानी प्रिवेंशन पर भी होता है। तो आज हमने देखा कि फार्माकोग्नोसी सिर्फ पुराने पेड़ पौधों की पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मॉडर्न विज्ञान है जो हजारों साल के पारंपरिक ज्ञान को आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है, ताकि हम सब प्रकृति के इस खजाने से इंसानों के लिए बेहतर स्वास्थ्य खोज सकें। ये वाकई विज्ञान और प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है।